समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव और लू से फसलों की सुरक्षा यानी इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स ऑन एग्रीकल्चर एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स अगेंस्ट हॉट वेदर, ये है हमारा आज का विषय। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर के.सी. बंसल, सेक्रेटरी, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू मैडम चंद्रिका। कृषि, खेती या बागवानी पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के बारे में श्रोता सवाल पूछ सकते हैं, और कोई जिज्ञासा हो, जानकारी हो या कोई समाधान चाहें तो हमें जरूर फोन करें और हमसे बात करें। ये आप ही का कार्यक्रम है, आप कार्यक्रम में शामिल हो। हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। हमारे स्टूडियो डायरेक्ट कॉल करने के लिए हमारे नंबर हैं 23314444, 23717106 और 23421050। इसके आगे दिल्ली का एसटीडी कोड 011011 जरूर लगाएं। एक व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। दिस इज अ बायलिंगुअल प्रोग्राम, सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस इन इंग्लिश और हिंदी। हमारे ट्विटर हैंडल पर भी आप सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है। कृषि पर जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव और लू से फसलों की सुरक्षा की बात जब हम करते हैं तो मैं अपने दोनों विशेषज्ञों से ये कहूंगी कि आजकल जैसे मौसम में एकदम से गर्मी बढ़ गई है, तो डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क क्वेश्चन कि एक्चुअली हाउ डज हीट वेव्स इम्पैक्ट एग्रीकल्चर? आई थिंक जैसे आपने सवाल किया हीट वेव का, देखिए जो भी हमारी फसल है या क्रॉप है जिसका जो प्रोडक्शन है उसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो देखा गया कि जैसे हम लोग आजकल टर्मिनल हीट की बात करते हैं ना कि मार्च में ज्यादा गर्मी हो गई या फरवरी में, उसके ग्रेन डेवलपमेंट में फर्क पड़ता है। जो दाने बनते हैं ना उसके अंदर जी स्टेबल कर जाते हैं, तो उससे जो है एक तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में असर पड़ता है हीट वेव की वजह से। अच्छा, अब ये मौसम बदलाव में हो क्या रहा है, जैसे पिछले साल आपने देखा होगा कि मार्च वॉज दी हॉटेस्ट मार्च इन 22 ईयर्स। फिर अप्रैल भी जो गर्म था वो 70 ईयर्स में इतना गर्म अप्रैल नहीं रहा। जितने भी ये होते हैं जो हमारे लेट सन क्रॉप, क्योंकि आजकल आप जानते हैं नॉर्थ में तो जैसे धान लगाते हैं, धान के बाद गेहूं लगाते हैं, अक्सर वो लेट हो जाता है। उस केस में ये हीट जो टर्मिनल हीट है उसकी प्रॉब्लम आती है। तो उसमें जो हमारा मतलब सजेशन ये होता है कि अगर फसल खड़ी है तो जब पानी दें तो वो सुबह के वक्त पानी दिया जाए। ठीक है, कि पानी मिट्टी के अंदर ज्यादा चला जाता है तो वो उसके लिए पौधे के लिए रहता है। अच्छा, लंबे समय तक यानी पानी उसमें रह सकता। ठीक है, ठीक है। हाँ, सुबह के अर्ली मॉर्निंग पानी दे दें। पानी मिट्टी में ज्यादा चलाता है, वाष्पीकरण नहीं होता, मतलब इवोपरेशन। ठीक है, ठीक है। हाँ, ज्यादा पानी अंदर जाता है। दूसरा, हम लोग अक्सर कहते हैं मल्च की बात करते हैं, सबल मल्च है जो भी है ना, हम लोग आजकल बात करते हैं। तो मल्च से क्या होता है कि एक तो सॉइल का टेम्परेचर नहीं बढ़ता और जो उसमें मॉइस्चर है, नमी है, बहुत देर तक रहती है। तो इससे जो है प्लांट को, जैसे जो पौधा वो कुछ दिन और का कहते हैं ना कि टाइम मिल जाता है जी उसके लिए जी। दूसरा, हम लोग आजकल अक्सर बात करते हैं माइक्रो इरिगेशन की। तो हम लोग ये कहते हैं कि जैसे आजकल तो ये तकनीक इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप कोई भी फसल स्प्रिंकलर इरिगेशन से, ड्रिप इरिगेशन से लगा सकती हैं। उससे क्या होता है कि आप लाइट इरिगेशन देंगे, हल्का पानी दिया जाए। जैसे किसान के पास वो हल्का पानी से क्या होगा कि हल्का पानी जल्दी जल्दी देना पड़ेगा एक ज्यादा पानी की जगह। तो उससे क्या है कि जो माइक्रो एनवायरनमेंट होता है ना पौधे का, जी वो थोड़ा ठीक रहता है। डॉक्टर साहब, यहाँ थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको। जो माइक्रो इरिगेशन पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार जैसे जोर दे रही है, तो ये प्रतिकूल मौसम के लिए, जैसे कि हम कह रहे हैं ना हीट वेव है या गर्मी का मौसम है, तो इसके साथ ही इसमें पानी की बचत भी हो सकती है?
जी हाँ, इसमें क्या होता है कि हम लोग आजकल ड्रिप की बात करते हैं ना, ओवर क्रॉप, दो हमारे माइक्रो इरिगेशन में दो आते हैं, एक ड्रिप आता है, एक स्प्रिंकलर आता है। अच्छा। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि एमिटर्स जो हैं वो जड़ों में लगे रहते हैं पौधे, उससे क्या है कि पानी का जो लॉस हम कहते हैं ना इवोपरेशन से, वो नहीं होता है। तो इसलिए जो पानी हम देंगे वो पौधे के उसमें आ जाता है, यूज ज्यादा होता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक ठीक। तो पानी मतलब पौधे को पानी की महसूस नहीं होती। डॉक्टर बंसल, माय सेकंड क्वेश्चन इज फॉर यू। हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करते हैं ना, कि कृषि संरक्षण, और जहां पर शुष्क कृषि हो, वहां मतलब जमीन वहां की बहुत शुष्क हो, वहां पर हम इसके एक नई पद्धति है जिसकी हम बात करते हैं। तो एक्चुअली व्हाट इज ड्राई लैंड फार्मिंग, ये है क्या? देखिए, ऐसा है, ड्राई लैंड फार्मिंग हम जो शब्द यूज करते हैं उस इलाके के लिए करते हैं जहाँ बारिश कम होती है। वर्षा आधारित जो खेती होती है ना हमारी, उसको हम ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं, लेकिन पानी उसमें भी चाहिए होता है। अच्छा। लेकिन उसमें हमारा स्रोत जो है वो वर्षा है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो ड्राई लैंड फार्मिंग में वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस किया जाता है। पानी एक तो होता है कि जब वर्षा गिरे तो खेत के चारों तरफ ऊंचा बंद कर दे, ताकि जितना भी पानी है वो नीचे चला जाए। नहीं तो आप आजकल हम लोगों के पास ये है कि अगर आप 5 से 10 2 लोग हैं, 5 मतलब जो होते हैं ना मेड़ होती है, वो थोड़ी डीप हाई हो जाए तो जितनी बारिश होगी वो आपके पानी में अंदर मिट्टी में चली जाएगी, जो फसल बाद में यूज करेगी। दूसरा उसमें क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि जहां बारिश हो, और आजकल जैसे कि हो रहा है, बारिश का पैटर्न बदल गया है, पहले आ जाएगी फिर सूखा पड़ेगा, मतलब रेनी डेज कम होंगे, बारिश ज्यादा होगी, तो इन सब के लिए होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। लेकिन मैं एक सवाल पूछूंगी अभी आपसे, मेरे दिमाग में आ रहा है, पहले हम अपने श्रोता को ले लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल इसके बाद आपसे पूछूंगी कि ड्राईलैंड फार्मिंग में हम उन जगहों पर जहां ऑलरेडी बारिश कम होती है, वहां पर हम जो मोटा अनाज की बात कर रहे हैं ना, श्रेय अन्न की, वहां उपजाना कितना हितकर रहेगा? हम पहले श्रोता का फोन ले लेते हैं। धर्मवीर जी हैं दिल्ली से हमारे साथ। जी धर्मवीर जी बोलिए। चंद्र जी का नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। बोलिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मोटा अनाज फ्री अन्न के बारे में बढ़ावा देने के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि कम बारिश कम पानी में जो ज्यादा हो जाता है। हाँ जी, ये बहुत अच्छी बात है, पर इसके साथ साथ हमारे पक्षियों पर भी जलवायु परिवर्तन का बहुत दुष्प्रभाव हो चुका है। कुछ तितलियां, चिड़िया और गिद्ध, ये हमारे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन धर्मवीर जी इस वक्त हम चर्चा कृषि की कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और देखिए हमारे इंसानियत का तकाजा यही कहता है कि पक्षियों का हम ध्यान रखें, और छोटे छोटे कटोरों में, जैसे हमारे पहले नाना दादा लोग के टाइम में, और आज भी बहुत जो जागृत लोग हैं वो पानी रखते हैं, तो उसको हम रखें चिड़ियाओं के लिए और पक्षियों के लिए। लेकिन आज हम विशेष रूप से बात कर रहे हैं, आपका इस पर कोई सवाल है तो पूछिए। नहीं तो हालांकि मानसून की अच्छी वर्षा होती है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी बढ़ते हुए तापमान की एक समस्या तो हमारे सामने है ही। और ये जो पूरा एक चक्र है, जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि, फिर वर्षा में कमी, फिर मिट्टी में नमी की जो है वो कम हो रही है, और जो इस सब का असर ये होता है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, और सूखे की संभावनाएं इसमें ज्यादा रहती हैं। तो हम वापस अपने सवाल पर लौटते हैं, जब तक दूसरे श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं, कि जो ड्राई लैंड है, जहां मौसम ही शुष्क है, जहां जमीन में पानी बहुत अंदर है, या कह सकते कि पानी इतना ज्यादा नहीं है, नमी नहीं है, वहां मोटा अनाज हम किसानों को ये सलाह दे सकते हैं बंसल साहब? हाँ, अगर आप देखें ना हमारा जो इतिहास, तो हम लोग अभी भी अगर हम ये देखते हैं, जिसको आप ड्राईलैंड कह रही हैं ना, कि हमारे मोटे अनाज या श्री अन्न जिसकी बात हुई है, वो उसके वहां ही पैदा होते हैं ज्यादातर। और उनका जो खासियत ये है कि एक तो ज्यादा मिट्टी की पैदावार की क्षमता कम होती, पानी कम होता है, आपको ज्यादा उर्वरक नहीं डालना पड़ता। सिचुएशन में ये जितने मोटे अनाज हैं ये अच्छी पैदावार देते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्लाइमेट रेजिडेंट क्रॉप्स ही बोलते हैं,
कि इनमें ये इनकी खासियत है कि जो अनुकूल वातावरण है उसमें भी इसमें पैदावार आएगी। अच्छा, एक चीज अभी हमारे जो श्रोता ने धर्मवीर जी ने बात कही, उनकी बात से ही एक सवाल सामने ये आ रहा है कि जैसे पशुपालन और मुर्गी पालन जैसे उद्योग हैं जो कृषि के ही बड़े अहम क्षेत्र माने जाते हैं, और ज्यादा गर्मी और लू से कई बार मुर्गियों की या और जो पशु हैं जो डेयरी उद्योग में हैं उनकी देखभाल के लिए किस तरह से काम करना चाहिए, और मुर्गी पालन में अंडे के उत्पादन में भी कई बार ऐसा होता है कि कमी देखी जाती है, तो ये सब परेशानियां कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ, इसमें भी हम लोगों ने जो है थोड़ी बहुत अनुसंधान किया है कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो अंडे की पैदावार और दूध की पैदावार भी कम होती है। हाँ। तो इसके लिए हम लोग शेल्टर मैनेजमेंट बोलते हैं ना, जहाँ गाय या भैंस जहाँ आप रखते हैं, हाँ, प्रोटेक्टेड है, सस्ते उसके उपाय बताए गए हैं ताकि उनमें डायरेक्ट हीट न लगे। जी। तो उससे थोड़ा ऐसे ही हम मुर्गियों के लिए भी होता है। जो शेल्टर में जहाँ इनको रखा गया है उसमें थोड़ा बहुत हम कैसे टेम्परेचर कम कर सकते हैं, और उसके देसी इलाज काफी हैं। अच्छा, जो हमारे किसान भाई बहन इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके लिए आप ये बताएंगे कि इसके लिए किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? जैसे मुर्गी है या गाय है, भैंस है, बकरियां हैं, तो उनको इतनी लू का जो प्रकोप है ना उन तक पहुंचे। जैसे हम लोग का कहते हैं ना टेम्परेचर कूलर पहले हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी। ऐसे ही इनके वहाँ कूलिंग पैड्स भी मिल जाते हैं जो लार्ज बड़े हैं, जो है आराम मिलता है। उनकी पानी की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है कि पानी पीने को मिलता रहे ताकि उनको मतलब जो प्यास है उसके लिए उन्हें वो ना महसूस हो गर्मी। तो शेल्टर मैनेजमेंट इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर किसी से 1-2 डिग्री कम कर लें तो उससे इनकी जो भी कहना अंडा दे रही हैं या दूध दे रही हैं उस पर कम असर है। तो ये दूसरे वाले विशेषज्ञ नहीं बोल रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग जैसे कहते हैं ना हमारे सरकार की गीर गाय जो डेजर्ट में है उनमें टॉलरेंस ज्यादा होती है, इसलिए हम आजकल बहुत जोर देते हैं कि जो हमारी देसी ब्रीड्स हैं उनमें टॉलरेंस ज्यादा है, उनमें टेम्परेचर वगैरह का असर कम पड़ता है। तो इसलिए हम लोग आजकल यही सलाह देते हैं कि जो हमारी देसी गाय हैं उनकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पैदावार बढ़े ताकि मतलब किसानों की जो आमदनी है दूध की पैदावार में कमी ना आए। अच्छा, इस समय हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ, पहले उनको ले लेते हैं फिर चर्चा जारी रखेंगे। बलरामपुर से रिंकी हैं हमारे साथ। जी बोलिए। जी मैम नमस्ते। नमस्ते जी, बताइए क्या पूछना है? बर्थडे होने भी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ सर, जी बिल्कुल सर। जैसे मेरा प्रश्न ये है, बात फसलों की जा रही है, अगर माने तो कहते हैं जो किसान है वो भारत देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन सर अगर अरहर की बात की जाए जिस तरह लूज चल रहा है तो ऐसी स्थिति में उनका उत्पादन कैसे अच्छा हो, क्योंकि उसमें कीड़े लगने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो कुछ आप इस पे राय दीजिए। धन्यवाद सर। अच्छा, इन्होंने रिंकी जी ने कीड़े की बात कही है फसल में, तो मैं डॉक्टर अनिल सिंह से पूछना चाहूंगी कि सीड्स जो हैं, बीज जो हैं, बीज के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दीजिए कि किस तरह के बीज का उपयोग करें डॉक्टर बंसल। जैसे इन्होंने बात की अरहर की, इसको कीड़ा बहुत लग जाता है, ये बात इनकी सही है, लेकिन उसको सूखे से बचाने के लिए या हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए जैसे डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बहुत से आपको ऑलरेडी जो बताए हैं, ड्रिप इरिगेशन है और स्प्रिंकलर इरिगेशन है और माइक्रो इरिगेशन मॉर्निंग आवर्स में की जाए वो मॉइस्चर ज्यादा रहे सॉइल में, ये बहुत से तरीके इन्होंने ऑलरेडी बता दिए हैं। ये अरहर जो है अदरवाइज ये ससेप्टिबल है टू मेनी ऑफ दोज पॉड बोरर्स, जिसको हम बोलते हैं, जो कीड़े की जो बात मैडम कर रही हैं। कीड़ा उसको पॉड जो बनता है उसके अंदर घुस जाता है, उसको वो होल करके उसमें जो भी दाना बनता है उसको खाने लगता है। तो उसके लिए जब सीड्स की अगर आप बात करें तो हमारे हिंदुस्तान में काफी समय से हम लोग कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि उसको उस तरह के सीड बनाए जाएं जो इस बीमारी से मुक्त रहें, इस कीड़े से रेजिस्टेंट हो, जिनको हम पेस्ट रेजिस्टेंट कहते हैं। और इस तरह की नई किस्में बनाने की कोशिश की जा रही है और अलग अलग तरीकों से बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कन्वेंशनल पैन ब्रीडिंग जो एक किस्म को दूसरी किस्म से क्रॉस करके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितनी भी अरहर की वैरायटीज हैं अपने यहाँ इंडिया में या कहीं और भी, ज्यादा इंडिया में ही अरहर पैदा होता है, तो वहाँ इस तरह की कोई किस्म सीड की नहीं है कि जिसको कीड़ा ना लगे।
तो इसलिए हम लोग एक अदर टेक्नोलॉजी है जीएम मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी, जीएम क्रॉप जिसे बनाई जाती है, जैसे कॉटन आपने सुना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जिसको कि 95% फार्मर्स ने उसको अडॉप्ट किया हुआ है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो 3 टाइम्स बढ़ गई है पिछले 20 साल से, जब से ये बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस हुआ है जी। इसी तरह से पीजीएनपी में भी ये किस्म बन के तैयार हो गई है और उसकी ट्रायल्स चल रही हैं। ये हमारे यहाँ पूसा जो संस्थान है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसमें एक और संस्थान है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने इस काम को किया है और वो अभी सीड ट्रायल के लिए उसको मंजूरी बनने के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। प्रोफेसर साहब, आप ये बताएंगे कि नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो इस दिशा में कितनी मदद करता है? वो डॉक्टर अनिल सिंह आपको बताएंगे, लेकिन उसमें ज्यादातर सीड के बारे में इतनी बातें नहीं होती कि अच्छा। मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने, ये 2 अलग अलग पहलू हैं। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके आपको सबको बताए कि किस तरह से हम किसी भी क्रॉप को हाई टेम्परेचर से बचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू जैसे आपने अभी बातचीत की सीड्स के बारे में, पहलू ये है कि जैसे इन्होंने बताया, आपने बताया मोटा अनाज, कुछ ऐसे ये किस्में हैं जो कि अपने आप में ही क्लाइमेट रेजिलेंट हैं, उनमें वो क्षमता है कि वो कम पानी से भी ज्यादा पैदावार दें। हाँ जी। लेकिन जैसे अगर हम पिजन की बात करें, पिजन पी की, या व्हीट की बात करें या राइस की बात करें, उनमें इतनी वो ताकत नहीं है कि वो सूखे से लड़ सकें। तो उनको हम लोग क्लाइमेट रेजिलेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोफेसर बंसल, ऐसा भी तो होता है कि जैसे गर्मी है और फिर अभी जैसे हमने आज के ही मौसम में देखा ना कि 2-3 दिन बाद फिर बारिश होगी, तो जैसे जो बीज बोया है तो किसान को ये आप क्या सलाह देंगे कि वो टाइम टू टाइम, क्योंकि अभी जैसे सीड है अभी धरती में बोया है, तो टाइम टू टाइम वो उसको चेक करे क्या या कर सकता है? मतलब इस बारे में जानना चाहती हूँ। नहीं, टाइम टू टाइम क्या किया जा सकता है? मतलब बीज को, ताकि उसमें कीड़ा ना लगे या खरपतवार जो होती है ना एकदम उग जाती है साइड में। नहीं, खरपतवार तो हमेशा निकालनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन हम कैसे ये कर सकते कि अभी बीज ऊपर उगा है थोड़ा सा और शुरू में हम ये उसको रोक सके कि उसमें कीट ना लगे? ठीक है। हाँ, इसका जो खरपतवार का जो इलाज है, हाँ, तो हर्बिसाइड स्प्रे करके किया जाता है। हर्बिसाइड्स होते हैं जो प्री एमर्जेंस, जैसे हमने सोइंग कर दी और क्रॉप बाहर निकलने से पहले ही उन हर्बिसाइड से स्प्रे कर दिया जाता है। एग्जैक्टली जी, मैं यही पूछना चाह रही थी। तो छोटे छोटे वीड्स ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं, क्रॉप को दबाने की कोशिश करते हैं, वो वीड्स मर जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो क्रॉप ऊपर आने लगती है तो उस टाइम वो क्रॉप उन वीड्स को भी सप्रेस कर देती है, उनको बढ़ने नहीं देती है। लेकिन इसके अलावा जो आजकल जो ज्यादा टेक्नोलॉजी प्रचलित है दुनिया भर में और हिंदुस्तान में भी उसका हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम टॉलरेंट जीएम क्रॉप की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्री इमरजेंस इसलिए करते हैं कि भी उसको, क्योंकि उस हर्बिसाइड से जो क्रॉप हम बाहर निकलेगी वो भी मर सकती है। अच्छा, तो उसको हम रेजिस्टेंट बनाएं उस हर्बिसाइड से कि वो ना मरे, सिर्फ खाली जो खरपतवार है वही मर जाए। और खरपतवार बहुत सा जो पानी है, न्यूट्रिएंट्स है, उसको वो यूज कर लेती हैं और क्रॉप के लिए नहीं बचता है। प्रोफेसर साहब, एक श्रोता है हमारे साथ, पंकज गाजियाबाद से, इनका सवाल सुनते हैं। पंकज जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे इस बार हमने फरवरी में देखा कि बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी अचानक से, लेकिन फिर अप्रैल में बारिश पड़ गई। तो जो ये क्लाइमेट चेंज आप बता रहे हैं, जैसे मैम भी डिस्कस कर रही थी, तो उससे क्या, जैसे इस बार गेहूं पे बहुत ज्यादा बुरा असर हुआ है, तो अब जब फरवरी में जल्दी गर्मी आ रही है और मार्च अप्रैल में फिर बारिश हो रही है, इससे हमारी जो सीजनल जो जैसे फसल है उस पे कैसा असर होगा? कोई सोल्यूशन है, मतलब हम देख पा रहे हैं? जैसे गेहूं की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि फरवरी में टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जो हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं उन्होंने भी पहले बताया कि उसमें जो दाना बनना शुरू होता है और उसी टाइम अगर वो हाई टेम्परेचर में फंस जाता है तो वो दाना बढ़ने में इतना अक्षम नहीं होता है, उसकी जो फर्दर ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। तो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ी ये है, जो हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं, कि हम लोग ज्यादातर व्हीट और राइस, हम लोग अपनी जो व्हीट क्रॉप है उसको डिले हो जाती है, उसकी सोइंग दिसंबर तक चली जाती है। इसलिए क्या होता है कि वो फरवरी मार्च में अगर हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें वो हाई टेम्परेचर से प्रभावित हो जाती है, उसका सीड डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली ग्रेन डेवलपमेंट। अगर हम उसको सही समय पर लगाएं, जो कि सही समय 15 नवंबर के आसपास आंका गया है, तो उसमें इसकी प्रोडक्शन, हाई टेम्परेचर टर्मिनल हीट स्ट्रेस की डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने बात की,
वो हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, लेकिन वो कम हो जाएगी अगर हम उसको टाइमली लगाएंगे। लेकिन ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है प्रोफेसर साहब, कि जो उसका टाइम निर्धारित है, जो नियत टाइम है, अगर हम उसमें ही फसल को बोते हैं तो बाद में वो जो कीड़ा लगने वाली स्थिति है या मौसम में परिवर्तन है, उससे हम अपनी फसलों को बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अंडरलाइन करने वाली बात है जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए। जी सर। व्हीट और राइस की जो बात है, खास इसलिए नहीं लगा सकते हैं टाइम से, क्योंकि हमारी राइस की जो कटाई है वो बहुत लेट हो जाती है। हाँ। राइस के बाद व्हीट लगाने के लिए समय कम बचता है, लेट हो जाती है। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या जो मोटा अनाज है उसके लिए भी इसी तरह से निर्धारित वक्त है कि इस वक्त पर मोटा अनाज लगाया जाए, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी है? हाँ जी, हर एक क्रॉप के लिए एक निर्धारित समय होता है। हम ज्यादा से ज्यादा एक ही खेत में क्रॉप की आमदनी करें, वो भी किसानों के लिए बहुत जरूरी है। ये कई क्रॉप जो होती है, पर्टिकुलरली व्हीट की अगर हम बात करें खास, जी, क्योंकि व्हीट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन 100 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया है। राइस व्हीट का जो सिस्टम है, इसको हमें ब्रेक करने की जरूरत है। उसमें बहुत सी चीजें हल हो जाएंगी। पानी की जो जरूरत है राइस में बहुत ज्यादा जो लगता है, कमी आ सकती है। व्हीट भी टाइमली सोइंग हो सकती है। उस दिशा में जैसे आप बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के काफी कदम उठाए हैं गवर्नमेंट ने, एक्सपेरिमेंट्स भी चल रहे हैं। मुझे पता है इन चीजों का, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह भी और इसमें थोड़ा ऐड कर सकते हैं। तो ये सब बहुत रिसर्च इसमें चल रही है। डॉक्टर अनिल, मैं अगला सवाल आपसे पूछूंगी कि ये जो लू चलती है दिन के वक्त, अभी चलनी शुरू हुई है और अब आगे अभी और चलेगी, तो लू के कारण फसलें तो होती हैं, साथ में बागवानी पर भी इसका प्रभाव देखा जाता है। विशेष रूप से जो किसान हमारे भाई फूलों की खेती करते हैं, वो उनको अक्सर ये समस्या देखने को मिलती है जलवायु परिवर्तन के बाद, जब गर्मी आती है और लू आती है, तो क्या सावधानियां वो बरतें? कुछ ऐसे सुझाव? देखिए, क्योंकि ज्यादातर ये आप जैसे बागवानी की बात कर रही हैं या ऐसी कई फसलें जो मतलब कई साल चलती हैं, उसमें ये रहता है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि वो जो भी पौधा है उसकी न्यूट्रिशन ठीक तरह से रहे, और अगर पानी का स्रोत हो तो जैसे मैंने बताया ना, थोड़ा फ्रीक्वेंट इरिगेशन कर दीजिए, ज्यादा ना दें, थोड़ा बहुत दें, ताकि पौधे को पानी मिलता रहे। क्योंकि जब टेम्परेचर या लू होती है तो जो पानी की रिक्वायरमेंट है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी बढ़ती है। बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए उसको अगर पानी की सप्लाई मिलती रहे, तो जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंट इरिगेशन करते रहें, तो उससे फायदा हो जाएगा। और दूसरा, हम आजकल जो, मैं फिर से एक बार माइक्रो इरिगेशन पे आता हूँ, जो स्प्रिंकलर इरिगेशन वगैरह सिस्टम है, ये जो पौधे के आसपास का जो हम लोग माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, उसको थोड़ा ठीक कर देते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन पर्टिकुलर। मेरा एक और सुझाव है आजकल, क्योंकि हमारी सरकार पानी की बचत और कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी हैं, एक रेन गन भी होती है जो कि पोर्टेबल होती है। तो उससे आप, जैसे बारिश होती है वैसे आप पानी स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा। तो जो जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे हम कूलर के सामने बैठ जाते हैं अपने ऊपर, जैसे पहले हम लोग पानी छिड़काव करते हैं, थोड़ा ठंडक आ जाती है। डॉक्टर साहब, जो जैसे फूलों की खेती जो करते हैं ना, जैसे गेंदे के फूल हैं या गुलाब के, तो बहुत ही डेलिकेट फूल हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वो जैसे छाया कर देना या कुछ इस तरह का, या वहाँ पर फूल, वो ऐसा कि शेड नेट की बात होती है, शेड नेट, हाँ जी नेट्स आती है, वो तो जो हमारे प्रोटेक्ट, तो इसमें सरकार सब्सिडी देती है? इसमें सब्सिडी देती है, हाँ, शेड नेट्स में देती है, और जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में भी है उसमें भी सरकार देती है। तो क्योंकि ये जो हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं ना, किसान इन्वेस्ट करने को तैयार होता है, क्योंकि रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए वो इन्वेस्ट करे। इसके भी जो कहते हैं ना, थोड़े लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव्स भी हम लोगों ने डेवलप कर रखे हैं। ये नहीं कि बहुत बड़े प्लास्टिक के जैसे आप देखते हैं, उनके छोटे वर्जन भी मिल जाते हैं, छोटे किसान लगाएं। मतलब लोकल मटेरियल जो अवेलेबल होता है, जैसे बांस है, कुछ, इसको लगा के किस तरह आप उसको कर सकते हैं। पर जो मैंने बताया ना, मेन क्या रीजन होता है कि लू चलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो डिमांड पानी की बढ़ जाती है जी। वो उसको पौधे को अगर थोड़ा बहुत मिलता रहे तो फिर उसमें वो जो उसकी पैदावार में असर कम है। हमारे एक श्रोता बहुत दूर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बाड़मेर राजस्थान से मोहम्मद रफीक हैं। रफीक साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं बेंजासर बाड़मेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। हमारा यहाँ इलाका तो रेतीला है, लू। हाँ जी। हाँ। और जैसा कि हमारे यहाँ फसल बोते हैं ना, तो लू के कारण वो बढ़वार नहीं करती है। अच्छा, आपके यहाँ कौन सी फसल होती है बताएंगे? बाजरा।
बाजरा होता है, मोटा अनाज है। ठीक है। जी जी जी। अच्छा, और बाजरे के साथ आप क्या लगाते हैं फिर? बाजरे के साथ तो कुछ नहीं लगाते हैं, सिर्फ बाजरा लगाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वैसे सब्जियों के लिए तो ग्वार फलियां ककड़ियां लगाते हैं, तो वो अलग बात है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन तो लू से बाजरे की फसल को नुकसान होता है। जी हाँ बिल्कुल, कभी कभार क्या होता है कि उसकी बढ़वार बिल्कुल नहीं करते, और जैसा कि उसका सिट्टा होता है ना, हाँ हाँ, उसमें तो धान आता नहीं है, तो सिर्फ हमें काट के उसके जो होते हैं अपने काना होते हैं तो उसको वही करते हैं, उसके लिए बाजरा तो होता नहीं है कभी कभार। हाँ, ये हम अपने विशेषज्ञ से पूछते हैं कि कैसे नुकसान को कम किया जा सकता है। जी जी, डॉक्टर बंसल कुछ कह रहे हैं? नो, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह आप कहिए, फिर मैं कहता हूं। तो ये जो आप बता रहे थे ना, जिसमें जब पानी की बहुत कमी होती है और टेम्परेचर हाई, तो जैसे मैंने बताया ना कि वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जब बियॉन्ड होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्मली तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर किसान के पास पानी का कोई सोर्स हो तो एक लाइफ सेविंग इरिगेशन दे दे वो, जहां पे इसमें हो, तो उसे पौधे की पैदावार में काफी फर्क पड़ जाता है। अच्छा, मतलब एक सिंचाई लायक पानी कहीं अगर मिल जाए उसको, जैसे मैंने आपको शुरू में बता रहा था ना कि ड्राई लैंड में हम लोग हार्वेस्टिंग के बारे में इसलिए करते हैं कि जो भी बारिश हो उसको जितना भी हम अंदर खेत के अंदर से करना, हर खेत में पानी वाली बात करते हैं ना। हाँ हाँ, उसको भर दें तो वो काफी टाइम तक रह जाएगा, क्योंकि बाजरा ऐसी क्रॉप है कि ज्यादा उसको पानी की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि जो लू वगैरह चलती है तो उसकी पानी की डिमांड बढ़ जाती है। टेम्परेचर थोड़ा मॉड्यूल करने के लिए उसे पानी चाहिए होता है ताकि वो ट्रांसपायर करेगा, उसका थोड़ा टेम्परेचर जो कैनोपी टेम्परेचर थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक ठीक। तो मैं इसलिए रेन हार्वेस्टिंग जरूरी है। और जैसे मैं एक बता रहा था, आजकल टेक्निक है ये रेन गन की, इसमें आप बहुत कम पानी में, लेकिन हाँ पावर। अच्छा, पहले से ऐसा होता था ना कि सिंचाई करते समय ये देखा जाता था कि हवा की दिशा या हवा की गति क्या है। ऐसे पहले से जो लोग करते थे वो बताते हैं कि सिंचाई के लिए शाम के समय को भी प्राथमिकता, जैसे आपने कहा कि सुबह पौधे को पानी देना चाहिए तो शाम के वक्त भी दिया जाता था। तो कुछ परंपरागत ऐसे उपाय हैं जो हमारे किसानों की मदद कर सकते हैं? हाँ, ये सब है, मैंने इसलिए सुबह बताया था, लेकिन शाम को भी आप कर सकते हैं। हाँ, कि पूरा रात भर में, क्योंकि उस समय जो ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो जो भी पानी जाएगा, हम लोग ये कहते हैं कि जो जहाँ ड्राईलैंड फार्मिंग वगैरह अगर वो मिट्टी में खाद मिला लें तो उसका फायदा होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि खाद मिलाने से मिट्टी में ना उसकी जो पानी को क्षमता बढ़ जाती, पानी रोकने की, पानी रिटेंशन पावर। हाँ, तो उसमें क्या है कि जो भी पानी आएगा, बारिश का होगा या सिंचाई करेंगे, वो पानी सारा नीचे नहीं जाएगा। अच्छा। वो मिट्टी में ही रहेगा, तो जब पौधे को जरूरत पड़ेगी तो उसमें से पानी और मिल जाएगा। तो ये एक, जिसे हम लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना हो या 25% या 50% अगर वो अपना खाद का डाल दे अपने खेत में, जहाँ, और जैसे आपने बताया था जहाँ वो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स है, वहाँ तो पूरी जहाँ पौधा है वहीं लगाने की जरूरत है, सारी खेत में तो लगाने की जरूरत है नहीं जी, खाद डालने की, वहाँ पे बड़ा फायदा हो जाता है इन चीजों से। तो अंत में ये कहा जा सकता है कि सुझाव और तकनीकों में सुधार करके और उन्हें उन सुधारों को अपना करके कृषि व्यवस्था में बचाव किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण जो तापमान में वृद्धि है उससे कृषि प्रभावित होती है, लेकिन जरूरी है कि किसानों को इसकी जानकारी हो और वो जान सकें कि इस समस्या का सामना कैसे किया जा सकता है, और ऐसा करना वर्तमान समय की आवश्यकता भी है। मैं एक और जाते जाते कहना चाहूंगा, जी 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 बिल्कुल, जो ये वातावरण बदलाव है उसके लिए हर केवी हर डिस्ट्रिक्ट के ना प्लान बना रखा है। अगर ये स्थिति हो तो ये करना चाहिए, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे फिशरीज हो। तो जहां भी जो हमारे किसान हैं, मैं ये कहूंगा कि हमारे केवीके पे जाएं, नहीं तो हमारे वेबसाइट पे जो आईसीआर का है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसान भाई इसकी तरफ ध्यान दें, और बाकी लोग भी अगर कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर वेबसाइट देखें। हाँ। और अपनी फसल को, अपने जो उत्पादन को बढ़ावा दें और उसको खत्म होने से बचाएं। कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। प्रोफेसर केसी बंसल आपका और डॉक्टर अनिल कुमार सिंह आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सवालों, आपने हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में हमने अपने सुझाव अवश्य ईमेल करें। और पब्लिक स्पीक का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और